योजना के माध्यम से आप लोग वेरियस टाइप्स के यानी विभिन्न प्रकार के रोज़गार संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मुख्य कर्तव्य होता है जनता को किसी भी रोज़गार को स्थापित करने के लिए पैसे की मूलभूत आवश्यकता होती है, पैसा कहाँ से मिले। दूसरी बात आवश्यकता होती है इसको मशीनों की, मशीनीकरण कहाँ से उपलब्ध हो। तीसरी बात होती है उनको सही तरीके से समुचित प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त हो। चौथी बात होती है कि मार्केटिंग किस प्रकार की जाए, विपणन का कार्य किस प्रकार से हो। पांचवी बात है कि उन समस्त चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के बाद विस्तृत और स्पष्ट युक्त कार्य योजना के माध्यम से हम अपने रोज़गार को कैसे चलाएं। ये 5 बातें किसी भी रोज़गार को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए आवश्यक होती हैं। इन समस्त विषय वस्तु की यहाँ से हमारे प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ट्रेनिंग दी जाती है। पीपीटी के माध्यम से ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए जाते हैं। संपूर्ण तरीके से हेल्प होल्डिंग सपोर्ट हमारी ओर से प्रदान किया जाता है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक घर, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं समुचित प्रकार के किसी भी टाइप्स के छोटे उद्योगों के माध्यम से गरीबी दूर हो, गरीबी का उन्मूलन हो और लोगों को रोज़गार मिले और आमजन एक प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़े, अग्रसर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे कम दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ विशेष प्रकार के दस्तावेज़ों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत कम ही दस्तावेज़ों के अंदर आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी विशेषता इस योजना की है कि इस योजना के अंदर कोई योग्यता का मूल्यांकन नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी हो, अनपढ़ व्यक्ति भी चलेगा। तीसरी इस योजना की विशेषता है कि सरकार के द्वारा आपको एकीकृत अथवा संगठित बिखरे हुए रोज़गार को, संसाधनों को एक जगह एकत्रित करके आपको संपूर्ण तरीके से हेल्प होल्डिंग सपोर्ट कराना। जो हमारे जिला संसाधन जो व्यक्ति होते हैं वो इस योजना में आपको पूर्ण तरीके से हेल्प होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। और इस योजना में कौन कौन से आवेदन आपको आवश्यकता पड़ती है आवेदन करने के लिए? सबसे पहले होता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम आधार, फर्म का रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल अथवा राशन कार्ड। इस योजना में राशन कार्ड का मतलब है वन नेशन वन राशन। उसी की धारणा पर एक व्यक्ति एक परिवार को रोजगार। आगे चलते हैं, अन्य दस्तावेजों के बारे में परीक्षण करते हैं, वैकल्पिक और ऐच्छिक। तो उन दस्तावेजों में है आपका साइट प्लान, जहाँ पर आपकी जगह पर रोज़गार लगेगा उसका विजिट किया जाता है, वहाँ की साइट फ़ोटो जियो टैग किए हुए। और आपके पास ज़मीन के जो दस्तावेज़ हैं, जैसे जमाबंदी है, पट्टा है, खुद की है तो, यदि खुद के पास नहीं है तो आप लीज रजिस्टर्ड अथवा एग्रीमेंट के किराए पर, रेंट पर आप लिखवा सकते हैं 500 रुपये की स्टाम्प पर, वो आप हमें दे सकते हैं। बैंक का 6 महीने का, अंतिम 6 महीनों का स्टेटमेंट्स उसमें चाहिए। आपकी सील रिकॉर्ड की कॉपी है वो हम निकाल लेते हैं, या बैंक सील देख चेक कर लेता है आपका। और कोटेशन मुख्य रूप से किसी भी रोज़गार चलाने के मशीन करने की आवश्यकता होती है। मशीनें 3 प्रकार की होती है, मैनुअल, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। जैसा आपका प्लांट चाहिए उसी प्रकार का क्लासिफिकेशन अनुसार आपको मशीनों का कोटेशन देना होता है। मशीन कोटेशन आप कहीं भी ले सकते हैं, जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है, बेचती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है आप वहाँ से मशीनें लें, क्योंकि आपको अच्छी मशीनें मिलेंगी। और साथ में मशीन जो प्रदान करेगा वो आपको इंस्टॉल करने के लिए भी आएगा और मशीनों को चलाने की ट्रेनिंग भी वो देगा आपको। एक दूसरी मशीन वहाँ से खरीदें जहाँ से सर्विस टाइम टू टाइम मशीनों को उपलब्ध किए जा सके। मशीनों की जो सर्विस उपलब्ध करने जो कंडीशन एंड टर्म्स हैं वो कंपनी आपको प्रदान करती है। इसलिए अच्छी कंपनियों को चुनाव करें, जो कंपनियां 15-20 साल से मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है और मार्केट में काम कर रही है, उन्हीं कंपनियों से लें। कई लोग ट्रेडिंग के नाम से मशीनें बेचते हैं लेकिन वो सही तरीके से उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। परिणाम प्राप्त होता है कि आपका फैक्ट्री है, प्लांट जो लगाया है वो ऐसा पल हो जाता है, फेल होने के कगार पे होता है। इसलिए अच्छे लोगों से अच्छी मशीनरी खरीदें, अच्छे टाइप से, ताकि काम बहुत अच्छी तरीके से हो। ठीक है।
ये जो मैंने आपको बताएँ, यही उद्यम आधार है। उसके बाद में जब आपकी रोज़गार संचालित होने लगता है, तो उसके बाद में आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एफएसएसआई फूड लाइसेंस आपको बनवाना होता है। वो भी हमारे यहाँ जो जिला संसाधन व्यक्ति हैं वो बना देते हैं। ठीक है, फीस आप लोगों की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। आपके आपके प्लांट का जो माल है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी हो या संस्थान हो, यदि उसका टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो जाता है तो आपको जीएसटी लाइसेंस भी लेना होता है, जीएसटी सर्टिफिकेट लेना होता है। इसके अलावा उद्यम आधार हो ही गया आपका, जीएसटी हो गया, फूड लाइसेंस। ये कुछ यदि निकाय के प्रकार के होते हैं तो अन्य सर्टिफिकेट आवश्यकता होती है सर्टिफिकेशन लेने की, उनको भी हम पूर्ति करवा देते हैं। यहाँ तक कि वो गाँव में सीधी सी एक साधारण भाषा कहती है, आपका पेट का पानी भी नहीं लेगा। तो ये एक ऐसी योजना है, एक ऐसा सहयोग है जो आपको पेट का पानी भी नहीं लेने देगा। अर्थात आपको जो सहायता है वो सहज, सरल और सुलभ तरीके से आसानी से उपलब्ध होती है। तो सर एक चीज़ बस बताइए काम कि इसमें कौन कौन से उद्योग लगाए जा सकते हैं? कम से कम 10-15 क्या थोड़ा बताइए ताकि लोग विचार बनाएं। जैसे खाद्य प्रसंस्करण संबंधी जो उद्योग हैं, उनमें जितने भी उद्योग शामिल किया जा सकते हैं, जो नवाचार हो, उद्यमिता युक्त हो या आपकी सोच के अनुसार नया कोई विकसित किया हुआ हो, होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग, फूड से रिलेटेड। जैसे ऑयल मिल उद्योग, ऑयल मिल की बात करते हैं तो वेस्ट टाइप से ऑयल आप निकाल सकते हैं। जैसे सरसों का तेल है, तिल्ली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, ऑयल मिल उद्योग। आटा मिल उद्योग, इसके बारे में बात करते हैं तो आटा में वेस्ट टाइप के आटे बना सकते हैं आप। ठीक है, जैसे जौ का है, गेहूं का है, बाजरे का है, रागी का है, सिंगाड़े का है। इस प्रकार कई प्रकार के आप आटे बना सकते हो। और आटों से आप सूजी है, मैदा है, दलिया है, वेस्ट टाइप के आइटम आप बना सकते हैं। मुरमुरे हैं, तो आप आटा मिल उद्योग लगा सकते हैं। दाल मिल उद्योग, दाल मिल उद्योग में वेस्ट टाइप से दाल है, उसको आप प्रोसेसिंग करके ग्रेडिंग करके आप उसका पैकेजिंग कर सकते हैं। तो दाल एक ऐसा खाने का जो पदार्थ है, चीज़ है, वो एक ऐसी चीज़ है कि दाल में कोई ब्रांड नहीं होता है। आप दाल खरीदने जाएंगे तो आपको चने की दाल मांगो, चने का दाल होगा, मूंग की मांगो, मूंग का दाल होगा। दाल में कोई ब्रांड नहीं चलता है। दाल की सॉर्टिंग ग्रेडिंग की जाती है, बड़े तरह साफ़ सफाई की जाती है, उसके बाद उसको पैकेजिंग करके उसको बेच दिया जाता है और अपना होलोग्राम, अपना ट्रेडमार्क लगा दिया जाता है। तो आप दाल मिल उद्योग लगा सकते हैं। नेट्स उद्योग लगा सकते हैं, जो मोटे अनाज बोला जाता है, जो हमारे शारीरिक पूर्ति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों को उससे इलाज लाता है। शुगर है, पेट की तो बीमारियां तो हैं। कुरकुरे बनाने का भी इसमें शामिल है क्या आपके? हाँ जी, बिल्कुल। कुरकुरे हैं, बिस्कुट नमकीन उद्योग है, पापड़ मंगोड़ी उद्योग है। हैं? आपके टमाटर से वेस्ट टाइप के प्रोडक्ट बने, 22 प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे वो सुखा सॉस के। है, केचप है, जेली है, अच्छा एक जैम चीज़ है। बताएंगे, इस प्रकार काफ़ी लगा सकते हैं, जैसे कई प्रकार के ये उद्योग आप लगा जो सकते कोई उद्योग लगाता है, हैं। हाँ जी, और तो क्या अपनी वो एक भूमि दो प्रकार की होती है। हाँ जी, एक तो अपने जो कृषि भूमि और एक हाँ, होती है आवासीय भूमि हाँ, गांव के अंदर। हाँ जी। तो कृषि भूमि में भी लग सकता है क्या? बिल्कुल जी, ये खाद्य प्रसंस्करण जो इकाई है आप कृषि भूमि में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कन्वर्जन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी क्योंकि डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है? देखिए इसमें रेवेन्यू लैंड एक्ट ऑफ राजस्थान है, उसमें धारा 6A और 7 के अंतर्गत संशोधन किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है तो उसको कोई कन्वर्जन कराने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर के भी आदेश हैं, सरकारों के भी रेवेन्यू लैंड में भी आदेश हैं, तो उनको कन्वर्जन कराने की आवश्यकता नहीं। खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसी इकाई है जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, किसी आस पड़ोस में किसी को हानि नहीं पहुँचती है फैक्ट्री या तो कारखाना लगाने से। छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होते लघु हैं, उद्योग की श्रेणी में आते लघु हैं। उद्योग की श्रेणी में आते हैं। और खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से किया जा सकता है। इसमें कोई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मशीनें जो लगती है बड़ी हाइजीनिक होती हैं और साथ में कोई आवाज़ नहीं करने वाली होती है, प्रदूषण नहीं होता है कि कोई वॉइस पॉल्यूशन रेज कर रहा हो, कोई ऐसा कुछ अब मान नहीं लो है। 30 लाख का लोन लिया। और फिर भी यदि कोई एनओसी की आवश्यकता यदि आपको पड़ती है तो इसमें एक H और I फॉर्म भरना होता है। वो भर के आप एक रसीद कटती है, पटवारी से रिकमेंडेशन करता है, तहसीलदार उसको जारी कर देता है। तो जो गवर्नमेंट जो फीस होती है, शुल्क होता है न्यूनतम 1500-5500 जो भी है, उसकी रसीद कटाई जाती है। वो H और I फॉर्म आप बैंक को उपलब्ध करा सकते हैं। वो भी ज़्यादा आवश्यक नहीं है, बैंक को ऐसे दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी, मेमोरेंडम जारी कर किए हुए हैं गवर्नमेंट के साथ में, योजनाओं के साथ में MU साइन पे बैंक, और साथ नोटिफिकेशन दिया हुआ है कृषि एग्रीकल्चर विभाग का कि आप खाद्य प्रसंस्करण इकाई को आप आसानी से लगा सकते हैं। और इनकी एग्री सेल भी होती है बैंकों के अंदर, उनको सब पता होता है कि
कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ आसानी से बिना किसी कन्वर्जन के खेती वाली भूमि पर लगाई जा सकती है। एक और प्रश्न सर, प्रोडक्ट बना दिया किसी व्यापारी ने इस परियोजना के तहत, 10 लाख रुपए उसने लिए तो लगभग कितने लाख रुपए माफ़ हो जाते हैं? हाँ जी, 10 लाख रुपए का लोन लिया तो कितने लाख रुपए माफ़ हो जाएंगे? जैसे 10 लाख रुपए का लोन लेंगे तो हमारे यहाँ 35% माफ़ हो जाता है। 35%। एक और चीज़ सर, अब प्रोडक्ट बन गया हाँ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है और बेचना क्या है, तो सरकार आपको सहयोग करती है किस मामले में कुछ? देखिए, आपने आटा मिल लगाया है तो आपको पता है कि कोरोना आया है, तो कोरोना के अंदर भी सब उद्योग बंद थे, लेकिन एग्रीकल्चर, मेडिसिन और फूड ये चल रहे थे। ये दिन रात चौगुनी होने वाली वृद्धि के साथ में प्रतिदिन की आवश्यकता बन चुकी है। तो स्वभावतः इनकी मार्केटिंग करना बहुत आसान होता है। आम आदमी को उपभोग की वस्तु है ये। हाँ, आम आदमी उपभोग की वस्तुएं हैं और मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि आटा है, आटा मिल आपने लगाई तो आटा के लिए आप सर्वे करो, डाटा बनाइए फिजिकल स्टेटस समझा करके कि कौन कौन से कहाँ इस आटे को बेचा जा सकता है। तो आप यहाँ केसवाना में इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी लोग बिहारी लोग हैं, राजस्थानी लोग रहते हैं, आप वहाँ सप्लाई दे सकते हैं, दुकानों पे सप्लाई दे सकते हैं, छोटे रेस्टोरेंट वहाँ सप्लाई दे सकते हैं, ढाबे वगैरह जो होते हैं उन पे सप्लाई दे सकते हैं, कैटरिंग के सामान के रूप में सप्लाई दे सकते हैं। बड़े हाई लोगों से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कौन लोग हमारे संसाधन का उपभोग करने का मुख्य विषय वस्तु होगा जहाँ हमारा माल सप्लाई हो सकता है। एक और इन चीज़ चीज़ों सर, को देखने के विषय है। आप 10 लाख का लोन लिया तो उसको किस्तों में दिया जाता है कि और कोई तरीके से? जी वो 10 लाख का जो आपने लोन लिया है अधिकतम 7 साल के लिए होता है, न्यूनतम 5 साल के लिए भी आप रख सकते हैं। जितनी समय की अवधि लंबी होगी उतनी आपकी किस्त छोटी बन के आएगी। ठीक है, अगर समय की अवधि कम है और तो आपकी वो राशि इंस्टॉलमेंट की बढ़ जाएगी, स्वाभाविक है। तो इसलिए ये बैंक पे निर्धारित है कि आप किस तरीके से क्वार्टरली देते हो, मंथली देते हो किस्त, आप बनवा सकते हैं। बैंक का विषय है, बैंक से आप बात कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तृत रूप से इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की। लोग आपके इस वीडियो को देख के अपने को उद्यम के क्षेत्र में उतारेंगे और नौकरी के पीछे न भाग के वो अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करेंगे और हज़ारों लोगों को रोज़गार देंगे। मैं प्रकृति से, पंच महाभूत देवताओं से, पंचरक्षक देवताओं से, भैरव भूमिया से, जुझार से, सतिया, महाशक्तियाँ और योगमाया से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मित्र राजेंद्र सिंह शेखावत को आने वाले समय में MLA के रूप में ये चुने, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, इनके साथ रहें और ये इसी प्रकार से सूर्य के भांति दीप्यमान होते रहें, चमकते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।